बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शम्सी हाज़िर खिदमत। 10 तारीख आ गई, रिपोर्ट ज़ोर शोर से तैयार हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह जजेस बैठेंगे और वो रिपोर्ट रिसीव करेंगे। तो आगे का प्रोसीजर जो मेरा आज पैनल है, मैं खुसूसी तौर पे सब कानूनदान आज मैंने दावत दे के बुलाए हैं और मैंने कोशिश की है कि आज हम टेक्निकल ग्राउंड्स जो होती हैं, कानूनी पहलू जो होते हैं, उन पे बात करें पनामा के हवाले से। और मेरा ख्याल है वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसमें किसी लीक्स के ऊपर मुकदमा चल रहा है। मेरे तो नोटिस में कभी लीक्स पे जो मुकदमा बना हो वो नहीं है। अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे सबसे कि ऐसी कोई मिसाल है दुनिया में। और इससे पहले बड़ी लीक्स आई थी जिसको विकी लीक्स कहते थे, उस पर कोई मुकदमा नहीं चला पूरी दुनिया में। और अब ये पनामा लीक्स आई हैं तो इसके ऊपर हम पनामा खेल रहे हैं। अब इसमें से, इस खेल में से क्या निकलता है ये वक्त बताएगा। और इसी तरह 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हम कोई जवाब जो है, अगर इतने 1.5-2 साल 3 साल से इमरान खान नहीं दे रहे तो हम जवाब का इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि 10 को फैसला सुनाएंगे। अब क्या दोनों का फैसला एक जैसा आएगा या फिर मज़ीद हेयरिंग्स होंगी इसके ऊपर? टेक्निकल ग्राउंड्स पे मुझे तो ज़्यादा नहीं पता लॉ का, लेकिन मैं अपने मेहमान गिरामी का तारफ़ करवाता चलूँ। सीनियर और सीजनड सारे वकला मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, PTI से ताल्लुक़ है। वेलकम टू माई शो सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब, हमारे दोस्त भी हैं, कानूनदान हैं, सिविल सोसाइटी के बड़े रूह रवां हैं। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुबीन काजी साहब कानूनदान हैं और पाक सर ज़मीन पार्टी से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में शिरकत फरमाई आपने। परवेज़ साले साहब साबिक वफाकी वजीर हैं, कानूनदान हैं, वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। अहमद अवैस साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में वाकई कुछ अच्छा होने जा रहा है? मैं अच्छा देखें, किसी हुकूमत के जाने से मैं नहीं समझता कभी बुरा होता है मुल्क का, किसी हुकूमत के आने से मैं नहीं समझता कि कभी अच्छा होता है मुल्क का। ये मैं समझता हूं रूल ऑफ लॉ और सिस्टम जो है मजबूत, वो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। आपको इस तमाम पनामा में से कुछ ऐसी खुशखबरी निकलती हुई नजर आ रही? हाँ, देखिए ये अपने एतबार से ये एक बिल्कुल मुनफरद केस है। जैसे आपने सही फरमाया कि लीक किसी लीक की बुनियाद पे अब तक कोई किसी अदालत में केस नहीं चला जी। और उसकी वजह यह है कि ये जो पनामा लीग, जिसमें फिनांशियल करप्शन के इल्ज़ामात थे मुख्तलिफ अक़वाम के लीडरान के ऊपर, बाकी जगहों पे केस इसलिए नहीं चला कि उन्होंने इमीडिएटली कंसीड कर लिया या पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन किया और या रिज़ाइन कर दिया। पाकिस्तान में बिल्कुल इसके उलट बात हुई, बरक्स हुई। और उस बरक्स होने की वजह से एक आर्टिकल 184 की पटिशन आ गई इमरान खान की वजह तरफ से। और उसमें फिर क्योंकि 184 की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसमें इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग होती हैं, इसमें ओनर्स टू प्रूफ जो है वो रिस्पोंडेंट के ऊपर होता है। ठीक। तो लिहाजा ये सारा बारे सबूत उनके ऊपर था। ये साबित उन्होंने करना था कि मनी ट्रेल के मुतालिक भी ये पैसा कैसे आया, जनरेट कैसे किया गया, अगर पाकिस्तान से बाहर गया नहीं गया तो बाहर कैसे जनरेट हुआ, ये प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदी गई, ये जो कंपनियां बनी ऑफशोर कंपनीज थी उनकी हैसियत क्या थी, एट्सेट्रा, ये सारे सवालात थे। और उसी में ये भी था कि अगर ये इन्होंने 3 क्योंकि स्पीचेस की हैं और वो स्पीचेस और इनके औलाद बच्चों की तमाम की जो तकारीर थी या उनकी जो स्टेटमेंट थी, उनमें जो तजादात थे उसकी बुनियाद पे ये भी रखा गया कि आर्टिकल 62 और 63 जो है वो इन पे अप्लाई करेगा। ये अब उसके बाद आपने देखा कि फैसला आया। कौम की नज़रें इसलिए लगी हुई हैं कि पहली दफ़ा किसी इतने बड़े लेवल के ऊपर कि जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पेश हो रहे हैं, जो है अब हुक्मरान फैमिली पेश हो रही है। हुक्मरान फैमिली जो है उसको कानून के आगे कटहरे में खड़ा किया गया है, पेश हुए हैं और तमाम उस रेगर से गुजर रहे हैं। तो ये एक ऐसा वाक़या है जो इससे पहले हुआ, अच्छा साइन है। यानी मैं अब आगे मेहमान गिरामी की तरफ ये सवाल लेके जाता हूँ, बल्कि अब तो बॉल लेके जाने वाली बात है। इमरान खान साहब ने इतनी आदत डाल दी है, कभी विकेट की, कभी पिच की, कभी बॉल की। अच्छा सर, मुझे ये बताइए अब्दुल्ला मलिक साहब, अगर आप मुझे इसको डिफाइन करें कि ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि
कुछ लोग ऐसे इसको हवा बना रहे हैं, खा वो नून वाले हों या दीगर उनके करीबी जो लोग हैं, वो कह रहे हैं जी अगर खुदा न खास्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला आता है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुल्क की इकॉनमी कहीं डूब जाएगी या फिर और दीगर मामला जो सी पैक के हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत डिस्टर्ब होने से मुल्क भी डिस्टर्ब होगा? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बहुत नीचे गई है और 10 तारीख तक ऐसे ही है, जो मईशत के जो लोग हैं इसको जानने मानने वाले हैं वो जो बता रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि अगर हुकूमत टॉपल होती है या प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होते हैं उससे इकॉनमी का बेड़ा गर्क होगा या स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही थी, ये वक्ती तौर पर होता है। लेकिन ये कि ये खुद चूँकि बिजनेसमैन है तो ये अप्स एंड डाउन करते रहते हैं। ये भी अभी जो डॉलर ऊपर गया तो मैं ये समझता हूँ इसमें कोई ना कोई वजारत ख़जाना की या वज़ीर ख़जाना की बदनीति शामिल थी, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। पूरी दुनिया में चीज़ें अगर हम ऐसा देखना कर दें तो अगर यार आप तो उनका बेचारा मारवी मेमन साहब कभी आपने वो एक्सप्लोर कर दिया उनका सारा सिलसिला। एटलीस्ट हम जो यहाँ बैठे हैं हम इमोरलिटीज में नहीं जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ का बैकग्राउंड बता दूँ, आप बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं जानते हैं। देखिए, पहले होती थी साजिशें, माजी में हुकूमतें गिराई जाती थी, एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, तारीख का हिस्सा था। लेकिन इस दफा एक थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ निकाला है और उन लोगों के खिलाफ निकाला है जो हमारी हुकूमत का हिस्सा है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अगर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव करप्शन में इन्वॉल्व हो, ऑफशोर कंपनियां बना रखी हों, और वो जो आपने इलेक्शन एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर इन द इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हैं, अगर उसमें झूठ बोला जाता है तो इसका मतलब है जो हमारा आइन का जो आर्टिकल 62, 63 वो अप्लाई होता है, वो हुआ है। और फिर ये है कि ये चीजें जैसे हमारे सीनियर ने कहा, अवैस अहमद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब चीज सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए 2 जजों ने तो कह दिया कि ये सादिक अमीन नहीं रहे, 3 ने कहा ठीक है हम भी इनके साथ एग्रीड हैं, अगर लोग पढ़ते नहीं है ना, हम भी एग्रीड हैं, लेकिन इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। और फिर उन्होंने 13 सवाल ले डाउन किए और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान पर या उनके नुमाइंदगान पर एक कमेटी बनाई जिसको JIT ने बनाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर बनाई गई और फिर 12 सबूत, फिर जैसे मेरे सीनियर ने कहा, इनको कहा गया। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ें वहाँ थी और ये जो कुबरान है जिन पे रिस्पोंडेंट थे, मुद्दा थे, वो अपनी चीजें नहीं वहां सेटिस्फाई कर पाए, लिहाजा इस पे JIT बन गई। अब JIT जो कंक्लूजन देगी, लेकिन हमने देखा कि हुआ क्या। अब इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम दे, माजी में क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, मलिक कयूम को इन्वॉल्व करके सजाद अली साहब को चलता किया और बेनजीर भुट्टो की टेप्स आई थे। आप अपने करैक्टर भी देखें ना, हमारे लॉ में कहते हैं कि जब एक बंदा आता है तो एटलीस्ट उसके हाथ और दामन कोर्ट में साफ होना चाहिए, तो इनके हाथ और दामन मैं समझता हूं कि नहीं है। अच्छा मुबीन काजी साहब, मुझे बताइए कि ये जो अब्दुल्ला मलिक साहब बात कर रहे हैं, मैं टेक्निकल ग्राउंड्स की बात करता हूं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमेशा नवाज शरीफ फैमिली बच के निकल जाया करती है, इस दफा कुछ ऐसे चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं इस इशू से पहले एक बात कहना चाहूँगा, जो पहले आपने जिक्र किया कि इसका क्रेडिट किसको जाता है। मेरे ख्याल इसका क्रेडिट शायद किसी और को नहीं जाता, इसका डिस्क्रेडिट जो है सारी बात का शरीफ फैमिली को जाता है। खुद ही ऑन किसी ने इनका नुकसान नहीं किया, जितना नुकसान इन्होंने शरीफ खानदान के अफराद ने अपने मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ बयानात दे के उनके तजाद की वजह से सबूत फ्राहम कर दिए खुद से। तो मेरे ख्याल दूसरी कोई पार्टी कोई उनके खिलाफ अभी तक इतना एविडेंस नहीं ला सकी जितना उन्होंने खुद अपना नुकसान कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर इसके बाद ने करवाया कानून, परवेज रशीद ने जो मेरा और आपका खास दोस्त है नहीं, वो एक ही सना बुचा का आप इंटरव्यू देख लें और इंटरव्यूज देख लें, तो असल यहाँ पर इशू ये है कि इसका टेक्निकलिटीज अगले राउंड में आपने वजाहत करनी है कि परवेज रशीद साहब मेरे किस तरह दोस्त हैं। तो मेरिट जो चीज है, मेरिट के ऊपर जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि जहां ऐसे जराइम का इर्तिकाब होता है, माली जराइम का, फाइनेंशियल करप्शन का, तो वहां पर जो कानून है, एंटी करप्शन लॉज देख लें, नैब्स देख लें, अगर आपके नाजायज असासे होते हैं या असासे आपके पास इतने हैं कि वो आपकी जो बज़ाहिर इनकम है, आमदन उससे ज्यादा है, तो उस चीज का बर्डन आपके ऊपर होता है। कैंडिडेट उस जिस बंदे का वो असासा है उसके ऊपर बर्डन होता है कि उसने डिस्चार्ज करना होता है वो बर्डन कि जी मैंने ये असासे किस तरह से बनाए। अगर वो सबूत नहीं पेश करता तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि उसके खिलाफ शहादत सफिशिएंट है कि वो नाजायज राय से लिए, अगर वो जायज राय आमदन नहीं साबित कर सकता। और इसी तरह जो इलेक्शन कानून है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो नॉमिनेशन पेपर होता है उसमें कैंडिडेट अपनी ओथ
ऑन ओथ डिक्लेरेशन देता है बरहलफ इलेक्शन कमीशन में कसम के पर हलफ पर देता है बयान कि मैं आर्टिकल 62-63 के तहत क्वालिफाइड हूं, किसी भी कानून के तहत ना अहल नहीं हूं। तो यहां भी जब वो जो कुछ देता है और जो कुछ असासाजात अपने मेंशन कर देता है अपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर, कागजात नामजदगी के अंदर, तो वो अब पाबंद है प्रूफ करने का अगर उससे मुख्तलिफ कोई चीज निकल आती है। बिल्कुल, अगर कोई नाअहली निकल आती है, बड़ी अहम बात आपने की है। मैं समझता हूं कि अगर एक बंदा खुद तस्लीम करता है, असल बात तो यहीं पे तो फंसे हैं जी। तो अगर आपका जो भी चीज है तो डिक्लेरेशन भी वो भी उम्मीदवार के ऊपर आता है कि वो साबित करे कि वो क्वालिफाइड है। जैसे आपने डिग्रीज वाले केसेस में भी देखा तो कैंडिडेट पे बर्डन आया कि वो साबित करे कि उसका वो डिग्री है। परवेज साहब भी सीनियर कानूनदान है, तो परवेज साहब मुझे ये बताइए कि तमाम दोस्तों ने, हम किसी की इस वक्त पार्टी नहीं बने हुए, जितने दोस्त अहबाब हैं, हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे, कानूनी बुनियादों पे, लीगल इश्यूज पे बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये केस कहां स्टैंड कर रहा है? देखिए जी, मैं इसीलिए वैसा मेरे पुराने दोस्त हैं, मैंने आते ही कहा था कि आज ज़रा थोड़ा सा हमारा, मैं डिफरेंट बात करूँगा। मैं आई कुड बी टोटली रॉन्ग बट आई हैव टू, जो वॉट एवर आई फील इन माई हार्ट आई एम गोइंग टू कम आउट ओपनली। एक तो नंबर 1, ये फैसला 60 डेज में नहीं होगा जब तक कतरी प्रिंस, अच्छा कतरी प्रिंस मिसाल के तौर पे, जब तक कतरी प्रिंस का बयान नहीं हो जाता, रिकॉर्ड नहीं हो जाता। हाँ, हम रोज तारीखें लेते हैं, वहाँ होता है जी कि जी इतने दिनों में, सिविल प्रोसीजर कोड में भी लिखा हुआ है कि इतने दिन में फैसला हो जाएगा, इतनी तारीखों में फैसला हो जाएगा। फैसला जब तक पूरी एविडेंस कंप्लीट नहीं हो जाती, ये उस वक्त तक फैसला, ये डिले होगा। नंबर नहीं, आप समझते जेआईटी को डेट दी जाएगी आगे कि कतरी का बयान लें? बिल्कुल है, कतरी का बयान प्लस 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 प्लस, ठीक है, जो भी आगे। नंबर 2, जेआईटी को इन्होंने कंट्रोवर्शियल भी बना दिया, कंट्रोवर्शियल बन गई है, अब बन गया है, चाहे बनाया गया है या बन गई है जेआईटी को। नंबर 3, the Supreme Court judges are not bound by the investigation being done by the JIT. ये उसी तरह है जिस तरह पुलिस इंस्पेक्टर एक इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसके बाद वो जो जजेस होते हैं वो बाउंड होते हैं कि जी उसकी इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन रिजेक्ट द इन्वेस्टिगेशन। रोज हम सुनते हैं कोर्ट्स में कि जो रिजेक्ट कर दी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड द वे यू हैव कंडक्टेड। फिर उसके बाद एक तरीका है जूरिस्प्रूडेंस का, लॉ का तरीका है कि लॉयर पेश होता है, हाँ जी, जो ठीक है, लॉयर पेश होता है, एक वो होता है एग्जामिनेशन चीफ होता है लॉयर के सामने, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ये सारे प्रोसीजर्स अभी इसमें वक्त लगेगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट वैसे तो जो मर्जी, इस तरह इन्होंने कहा 184 के तहत दे हैव द पावर्स, दे कैन डू एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम जब तक ये प्रॉपर ट्रायल नहीं होगा, दिस कैन बी रेफर्ड टू एन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। कोई हाई कोर्ट का कमिश्नर एक अपॉइंट किया जा सकता है जिसमें प्रॉपर ट्रायल, यानी पॉसिबल है, प्रॉपर ट्रायल हो। तो मुझे ये लग रहा है कि ये मामला लटक गया। ये भी हो सकता है कि किसी मेरे ख्याल भेज दिया जाए। अहमद भाई इससे ज्यादा क्रिमिनल ट्रायल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अच्छा, वो बाद में भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग वो तो जाता है। एक हम थोड़ा सा ना मैं वही मैं कर अहमद भाई इसको और ऐड कर देंगे। देखिए, अच्छा अब्दुल्ला मलिक साहब, ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हो, और हमारे इस प्लेटफॉर्म से आज कम से कम जो अफरा तफरी का आलम तमाम टेलीविजन पे आपको नजर आ रहा है, हम वो नहीं दिखाना चाहते। हम हकायक पे मबनी गुफ्तगू करना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी जगह पे मौजूद है, पाकिस्तान की अदालतें मौजूद है। और ये एक बहुत बड़ी सेइंग है कि किसी ने पूछा था कि जी अदालतें काम कर रही हैं, तो आगे से जवाब आया जी, तो उन्होंने कहा उस मुल्क को कुछ नहीं होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें काम कर रही हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान में कानून की, पाकिस्तान के आइन की, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि अब कुछ लोग सोच रहे हैं यकीनन इस पे, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ ना कोई मार्शल लॉ लगने वाला है, ना कोई ऐसा शबखून मारा जाएगा, सीधे सीधे फैसले होंगे, और जो साफ सुथरा होगा वो बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन होकर निकलेगा, और जो गिल्टी है वो गिल्टी प्रूव होगा। मुझे तो ऐसा लगता है। अब्दुल्ला मलिक साहब, एक बात की तस्दीक करना चाह रहा था, हमारे सीनियर हैं इसको ज़्यादा तस्दीक करेंगे।
कि जो परवेज साले साहब जो बात कर रहे थे कि वो JIT की जब रिपोर्ट जाएगी तो कोर्ट फिर उनको कहेगा कि नहीं, वो जो कतरी का है उसका बयान रिकॉर्ड नहीं कह सकती है उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा। देखें, जैसे शुरू में वैस साहब ने कहा कि ये 12 सबूत रिस्पोंडेंट पे था, ये नवाज शरीफ एंड फैमिली का था कि वो जो लेटर उन्होंने दिया था उसकी वेरासिटी के लिए, वो प्रूफ के लिए, एविडेंस के मजीद उनको शहादत के लिए अहमद अवैस साहब, बात तो ये दुरुस्त है ना, वो हमारा पहले प्रोसेस चला था, जैसे मेमोगेट केसेस में हुआ था वीडियो लिंक के जरिए, तो वो तो हो सकता है, लेकिन किसी के घर जाना या वो इंसिस्ट करे कि मैं पाकिस्तानी, जैसे आज टिकट चल रहे, लॉ को नहीं मानता। अब JIT को उसके साथ ऑफिशियली क्या कम्युनिकेशन हुई हम नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा सर, मैं आपसे जरूर पूछूंगा अहमद अवैस साहब जब जवाब दे लें, तो जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केस में एक एविडेंस हुई है, वो मिसाल है जहां के स्टेटमेंट ली गई है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। अहमद अवैस साहब, मुझे ये बताइए कि ठीक है बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है, लेकिन कुछ नून लीग के जो जराए हैं जिनकी हमारे साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, वो बताते हैं कि जी खत जो इधर से जाता है JIT की तरफ से, उसमें डराया जाता है उसको, कतरी को, उसमें लिखा जाता है, कुछ ऐसे पैराग्राफ लिखे गए हैं कि अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो फिर आपको यहां आके भी प्रूफ करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट देते हैं तो अदालत में भी आना पड़ेगा, यहां भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस बात से वो खाइफ है, क्या ऐसा है? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए ना, अगर कोई ऐसी बात होती तो लेटर तो जो JIT से निकल गया वो तो सेंसर नहीं हो सकता ना, वो तो लाके आपको, आज मीडिया इतना स्ट्रांग है, वो दिखाया जा सकता था कि देखो जी ये बड़े डराने धमकाने की इस किस्म के ये खतूत जो हैं वो दिए जा रहे हैं और उनको धमकाया जा रहा है। बात यह है कि आप पहले तो उस लेटर को पढ़ें, इसीलिए उन्होंने, आपने देखा होगा कि एट द एंड ऑफ द जजमेंट, जो भाई ऑल 5 जजेस जो थी, मेन जजमेंट जो है, उसमें जो क्वेश्चनियर बना हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि ये लेटर जो है वेदर इट इज अ रियलिटी और अ मिथ। ठीक। और जब ये जिस दिन पहले दिन बड़े ड्रामाई अंदाज में जब ये कोर्ट में पेश किया गया था ना, तो मैं कोर्ट में मौजूद था उस वक्त। अच्छा। तो वो उस वक्त जब वकील साहब ने पेश किया तो उन्होंने बड़ा ड्रामा किया, उन्होंने कहा जी एक मैं लाया हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है और ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसको डिस्क्लोज ओपन ही नहीं किया जा सकता, और इसमें तो वो हिज हाइनेस की तरफ से आया है और मैं तो आपको बता रहा हूँ, और ये सबको मैं वकला को दे नहीं सकता हूँ, आप कहते हैं तो मैं आपको दे देता हूँ। और जब जजेस ने देखा तो उन्होंने कहा कि इट इज हियरसे। पहला सेंटेंस ही उसका जो था कि ये मेरे इल्म में ये बात आई है, मुझे ये बताया गया है, तो वो हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ। ठीक। और उसके बाद जो सारी जिस किस्म की उसमें एक कहानी लिखी गई थी वो भी ऐसी अनबिलीवेबल थी कि ना तो आपने देखा कि हमने रिमार्क सुने कि जी ऊंटों पे गया पैसा, कहाँ गया, कैसे गया, इसीलिए रिमार्क्स दिए कि तीनों इनके दोनों बेटों ने, इनकी बेटी ने और खुद मियां नवाज शरीफ ने कहीं कतर का जिक्र नहीं किया, कैटेगोरिकली डिनाई किया कि कतर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और उस लेटर में वो सारा वो कतर के पैसे और उनके दादे साहब ने जो है वो जो कुछ दिया वो एक ही पोते को सब कुछ दिया, और वो फिर कैसे शेयर जो है वो ट्रांसफॉर्म कर गए इनटू द कैश, वो कैसे और सब कुछ हुआ, और वहाँ लंदन कैसे पहुंचा, ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन है। नहीं, कुछ ऐसी भी सुनी थी कि वो पहले वो जो अपार्टमेंट्स हैं वो कतरी के थे और वो उतनी हुजम के, उतने पैसों के वो अपार्टमेंट उनको दे दिए गए, लेकिन इसका भी तो प्रूफ होगा ना, इसका कोई प्रूफ नहीं आया। किस बेस पे क्या डॉक्यूमेंटेशन हुई, कब ट्रांसफर हुए उनको? क्योंकि जब वो उदैबिया केस के अंदर भी वहां पे ये इनको मॉर्गेज रखा गया। ठीक। और फिर वो ऑफशोर कंपनी के वो अल तौफीक वाला जो मामला है, हाँ ठीक, अल तौफीक का, और फिर उसके बाद जो है उसकी क्लियरेंस जो है वो इन्होंने करवाई। ठीक है। हाँ, किस तरह करवाई जी? ये सारे मामला जो असल में ये इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जो जिनके लिए JIT ने जो अपनी सेटिस्फेक्शन करनी थी वो उन्होंने कर ली। ठीक। और वो सेटिस्फेक्शन अब ये नहीं हो सकता कि वो JIT वहां जाके अदालत लगाएगी। ठीक। अब वो ख्वाहिश इसलिए है कि इन्होंने तो यहाँ से लेटर बनाया, उसके साइन करा के भेज दिया। ठीक। अच्छा, एक बता जी जी, इनके ज़हन में ये था कि आगे हेलीकॉप्टर के इशू के ऊपर भी वहां से लेटर आया था और मसला हल हो गया था फौरी। They never thought कि मसला इस हद तक आगे निकल जाएगा। शेख साहब इसी तरह करवाया कि कंट्रोल में से बाहर निकल जाएगा। शेख साहब आपके दोस्त हैं वैसे। अहमद भाई ठीक कह रहे हैं कि उनको ये अंदाजा नहीं था कि JIT बन जाएगी और JIT उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। शमसी साहब, आप उससे पहले कि आप सवाल करें, मैं एक बात ऐड कर दूं कि
मुस्लिम लीग नून ने, हमने देखा, सभी लोगों ने देखा कि अपना मुकदमा मीडिया पर लड़ा और ये कोशिश की कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जैसे उनके बेटे पेश हुए हैं, जैसे मरियम बीबी ने, मैं तो ये समझता हूँ कि जब और भी लोगों की ये राय है कि मरियम बीबी ने एक्चुअली नवाज शरीफ को फंसाया है। जो उन्होंने कलमात कहे, उन्होंने डॉन लीग्स का जिक्र किया, इस लीग्स का जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा जी उनके सीने में राज हैं तो साजिश हो रही है। देखिए आप किसको सुना रहे हैं? अगर साजिश हो रही है तो वजीर आजम में आप पार्लियामान के फ्लोर पे कहें। अगर आप समझते हैं कि ये तो सियासी बातें हैं ना। नहीं सर, नहीं, आप देखिए कानूनी बातें नहीं, आप जब ये लॉ में ना वजीर आजम है तो आपने आइन का ओथ उठा रहा है और उठा रखा है, मेरे सीनियर बैठे हैं और आप खुद ही उस इदारे की तस्दीक कर रहे हैं। इसमें तो 63 भी आता है कि अब अदालतों को या अस्करी इदारों को आप मुलायम करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। साहब ये मैं ये भी नून लीग के जराए से बात कर रहा हूं क्योंकि आज उनका नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ, तो मैं चाह रहा था कि मैं उनकी तरफ से सवालात आप करूं जरूर। वो कहते हैं नहीं, हुसैन नवाज साहब ने जो वहां पे स्टेटमेंट दी या मनी ट्रेल दी या कोई चेक्स जो वहां से कोई 25,000 रियाल का या 25 जितना भी या 25 करोड़ रियाल का या जो भी दिया वो भी दिया, उसके ऊपर जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। जो कि हमारे मुखालफ रहमान मलिक साहब ने वहां डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जबकि होना यह चाहिए कि दोनों को बराबरी की सतह पे परख के दोनों को इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगर हुसैन नवाज ने गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं तो लिखा जाए गलत है, रहमान मलिक ने अगर गलत बयानी की है तो उसको किया जाए। कहते हैं हमें कोशिश की जा रही है कि हर कीमत में डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाना है और मुखालफों की स्टेटमेंट्स पे रहना है। देखें, एक तो जहां तक ये बात है कतरी खत की, मेरे ख्याल अब वो शायद इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रही उसके प्रिंस कतरी की स्टेटमेंट की, क्योंकि मेरे ख्याल सारा फोकस जो है आ गया है वो हुदैबिया पेपर मिल्स वाले केस के ऊपर आ गया और अल तौफीक बैंक वाले केस जो इंग्लैंड वाली डिक्रीज है, वो कह रहे हैं इंग्लैंड रहमान मलिक तो अब जब प्रोवाइड किया ना, इतनी सफिशिएंट एविडेंस है वो कोर्ट में आकर 2012 के अंदर अपने स्टेटमेंट्स दे के कि हमारे ये एसेट्स हैं हमें रिलीज किए जाएं, वो रिकॉर्ड मौजूद है। कहते थे कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, वो सारा रिकॉर्ड वहां पर आ गया, कोर्ट के अंदर अवेलेबल हुआ, कोर्ट की जजमेंट के अंदर चीजें मेंशन है। इसी तरह इंग्लैंड में जो कोर्ट की जजमेंट है उसके अंदर सारा कुछ मेंशन है। तो मेरे ख्याल वो ही काफी सफिशिएंट एविडेंस है कोर्ट प्रोसीडिंग जो एज एविडेंस पेश होती है कि यहां पर के। और जो इसहाक डार साहब का जो प्रीवियस बयान था वो बेशक उससे रिजाइल करें, अभी तक तो वो लीगली इंटैक्ट है क्योंकि वो कोर्ट के अंदर दिया गया बयान था, वो सेट असाइड नहीं हुआ। और अगर वो कल उससे रिजाइल भी करते हैं इसहाक डार साहब तो उसके अंदर जो ट्रेल मेंशन्ड है वो अपने बयान किया तक रिजाइल करेंगे, लेकिन उसमें जो सारी ट्रेल मेंशन्ड है, कहां से पैसा गया, किस अकाउंट में गया, कौन सा अकाउंट खोला गया और जिनके नाम पे अकाउंट खोला गया उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हमारे फेक अकाउंट्स खोले गए, तो वो तो सारी चीज प्रूव हो जाती है। तो अब इतनी चीज दूसरी प्रूव हो गई है कि मेरे ख्याल जो कतरी प्रिंस का स्टेटमेंट होना ना होना इररिलेवेंट है। और दूसरा आपने वो स्टीफन सुलास का स्टेटमेंट की बात की थी बेनजीर, उसमें वो मेरे ख्याल उसने आके पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर दिया था। इनको भी कहा गया कि पाकिस्तान वहां पे जी कि पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर आ जाएं, प्रिंस ने वहां भी आना से इनकार किया। एक और चीज, अगर ये कोई स्टेटमेंट देते भी हैं प्रिंस तो अल्टीमेटली जब ट्रायल होगा तो उसको ट्रायल में आके कोर्ट में स्टेटमेंट देना पड़ेगा, अगर और जीरा होगी, अगर जीरा नहीं हुई तो स्टेटमेंट सवाल ले लें नहीं है। जी ठीक, नहीं प्लीज, ठीक है। हाँ, आप तो मैं कम से कम उनको भी मार्जिन देना, कोई उनका भी तो हक है जस्टिस के लिए। हालांकि इनको पता है कि मैं मुस्लिम लीग में नहीं हूँ, इनको सारा पता है, लेकिन हम भी नहीं है वैसे। हाँ, मैं आपको एक ये बात बता दूं। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ, ये क्रिमिनल केस है कि नहीं? क्रिमिनल केस क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में क्या होता है? बेनिफिट ऑफ द डाउट। बेनिफिट ऑफ द डाउट बेनिफिट ऑफ द डाउट का मतलब ये है कि अगर जो अक्यूज्ड है वो 0.1% भी, अगर प्रोसिक्यूशन 100% प्रूव नहीं कर सकता, 0.1% भी डाउट क्रिएट कर देता है, उसको चांस मिलता है, वो एक्यूट हो जाता है जी, बरी हो जाता है, एक्विट हो जाता है। फिर मैं आपको एक और सपोजिशन, तो लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, मैं हो सकता है गलत हूं, ठीक है। अगर ये फर्ज करें ये नूरा कुश्ती चल रही है, फर्स्ट नवाज शरीफ वगैरह को कितनी प्रोजेक्शन मिल रही है, फैमिली कितनी मजलूम पेश हुई है, ठीक, मरीम नवाज शरीफ हैज बीन लॉन्च, मिसाल हो गई जी कि हुक्मरान फैमिली हुक्मरान होते हुए पेश हुई। जनाब इतना उनको रगड़ा दिया गया, उसके बाद उनको साबित कुछ नहीं हो सकता, उनके खिलाफ साबित कुछ नहीं हो सकता। फिर मुझे ये बताएं, कतरी सिलसिला हुआ है, जेआईटी के पास पावर्स नहीं है। एक मिनट मैं मलिक साहब खत्म करने लगा हूं, मैं कर सकूं एक बात ऐड कर करने दो, मैं दूसरी बात ही करता हूं, जेआईटी के पास सारी पावर्स हैं,
उसको पावर सुप्रीम कोर्ट ने दी है। लंदन से वो क्यों नहीं वेरीफाई करते प्रॉपर्टी कि 2006 में ली थी? खुद क्यों नहीं करते? काउंटर एविडेंस क्यों नहीं देते? क्यों? एब्सोल्युटली राइट। मतलब ये है कि देखिए बात ये है कि हम लोग वन साइडेड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आई एम फ्रॉम द पीपल्स पार्टी, बट मैं पीपल्स पार्टी की लाइन यहाँ टो नहीं करने बैठा हूँ। यहाँ वकालत की बात कर रहा हूँ और मैं मतलब मेरे को मुल्क के साथ भी इंटरेस्ट है, आई शुड टॉक न्यूट्रल ऑल्सो। मैंने इस किस्म की सियासत आज तक जिंदगी में नहीं की कि जी जिस लाइन में अपने लीडर को खुश करने के लिए उनकी लाइन टो करता हूँ। अच्छा, क्रिमिनल एविडेंस की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें काउंटर एविडेंस हमेशा जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी तरफ से आता है। हमें इन्वेस्टिगेशन जो जर्नलिस्ट हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होता है वो भी काउंटर एविडेंस खुद लेके आता है जब एडिटर हमें कहता है। मैं ब्रेक के बाद जब आऊंगा, आपकी जो गुफ्तगू मैंने सुनी काजी साहब की या अहमद अवैस साहब की, तो मुझे तो इससे लगता है कि पाकिस्तान में तो बड़ा जुल्म हो रहा है, अवाम के साथ ही हो रहा है। बस कल को इमरान खान अगर वजीर आजम आ जाते हैं, जिस तरह से ये सारा हुदैबिया वाला केस आज का नहीं है, सारे केसेस पहले के हैं, पैसा कब ट्रांसफर हुआ, 40 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, और ये हुकूमतें इंजॉय करते रहे, हमारे ऊपर हुक्मरान रहे। इसी तरह अगर कल को गलत बयानी करके, जिस तरह से ऑफशोर कंपनी में इमरान खान साहब ने की हुई है इलेक्शन कमीशन में, वो वहां पे शो नहीं की हुई, अगर इसी तरह इमरान वजीर आजम आ जाते हैं तो कल को हम 5 साल बाद उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो अवाम का क्या कसूर है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अवैस साहब जवाब दें, मैं वक्फे पे जाने से पहले देखिए ना, अवाम की मजलूमियत का इमरान खान साहब भी रोना रोते हैं, उनको भी वोट मिल जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन, जिनका नाम लेना मैं नहीं अच्छा समझता, उसको भी वोट मिलते हैं अवाम की हमदर्दी में। और इसके बाद आप देखें आज भी इलेक्शन होता है, मोहतरमा की हमदर्दी में वोट मिलता है। नवाज शरीफ साहब ने भी मजलूमियत पे 99 और 9 में जब हुआ उनके ऊपर, तो वो उस मजलूमियत की बेस पे वोट लिए। तो सर ये मजलूमियत में जो अवाम मजलूम है उनके लिए तो कोई भी कुछ नहीं करता। मैंने कहा बड़े आप ये इससे थोड़ा सा हट के बात है, लेकिन बड़ी मुनासिब बात की आपने मजलूमियत की अवाम की। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं शायद दुनिया के मजलूम तरीन अवाम है। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान आए हैं बिला तखसीस के, वो राइट है लेफ्ट है, वो जो भी आए, किसी को भी वोट किसने दिया? किसी ने आज तक जो है वो कॉमन मैन ओरिएंटेड पॉलिसी नहीं बनाई। दुरुस्त है। किसी ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि कॉमन मैन किस तकलीफ से गुजर रहा है। और इस वक्त कैफियत यह है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट 2014 की एट द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन हैज गॉन अप टू 42.3%। एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब यह है कि 9 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। जिस मुल्क में 9 करोड़ से ज्यादा आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन हो, और बिलो पॉवर्टी लाइन हो सकता है इससे ज्यादा हो, अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। यकीनन ये अब मैं बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है कि शेल्टर नहीं है रहने के लिए, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, पानी साफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और उनके पास वो नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी बच्चे ने नहीं देखी, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी की शक्ल नहीं देखी। दिस इज बिलो पॉवर्टी लाइन। अब जहां पे इतनी बड़ी तादाद इस तरह जिंदगी गुजार रही हो, और वहां का प्राइम मिनिस्टर जो है वो $8,000 पर डे के ऊपर अपना कमरा ले सिर्फ, और 100 बंदे साथ लेकर जाए उस मुल्क के क्योंकि वो इस जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके बावजूद वो टैक्स दे रहे हैं। ठीक, आप देखिए ना टैक्स कैसे दे रहे हैं, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि वो एक माचिस की तीली लेते हैं तो सेल्स टैक्स दे रहे हैं जी, हर चीज पे। वो टैक्स के पैसे से ये अय्याशी हो रही है। ठीक, और ये स्टेक होल्डर बन गए हैं। ठीक, और स्टेक होल्डर ये हर वो जो है तोप के गोले के आगे तो अवाम है। और अफसोस की बात यह है कि अब जो जेआईटियां हैं या जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, वो भी पेट्रोल अवाम के टैक्स से डाल के जाते हैं, वो भी पेट्रोल अवाम के टैक्स से और अभी अब देखें ना, आप कह रहे हैं मजलूमी की बात कर रहे हैं, इनके बेटों के और इनकी बेटी के ऊपर कितना करोड़ रुपया इंटेलिजेंस का खर्च हुआ है इनकी सिक्योरिटी के ऊपर, मोहतरमा की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फिर भी निकला कुछ नहीं। अब्दुल्ला मलिक साहब, ये जुल्म अवाम के ऊपर, जो जुल्म है सिविल सोसाइटी दे एक बात यहाँ और आगे कर दूं आपको, ये जो सूरत हाल है इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इस दफा आप यूं सामने रख लीजिए कि पाकिस्तान के एग्जेक्टिव, पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट तीनों ने मिलकर तोड़ दिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया है।
और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। वाकई बड़ी किसी फौजी ने इस दफा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तोड़ा या सस्पेंड किया, इन्होंने खुद कर दिया। इसके बड़े नताइज देंगे। जी अब्दुल्ला मलिक साहब, ये तो डराने वाली बात है, कर दी अवैध साहब। नहीं, अहमद नवाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है और बिल्कुल डरने वाली है भी है कि हमारे जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं कि आप अपनी जीडीपी का 60% से ज़्यादा आप कर्जे नहीं ले सकते, हम 62% पे चले गए हैं, तो वो भी एक हमारे लिए अलार्मिंग है। हमने वो भी एक रेड लाइन क्रॉस कर ली है। दूसरी बात यह है कि खरबों रुपए हमने कर्जे देने हैं और देने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं है। अब तीसरी जो बड़ी अहम बात यह है कि बैड गवर्नेंस है। अगर अच्छी गवर्नेंस होती तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत है, हम एक गवर्नेंस है, हम करप्ट गवर्नेंस है। और अगर होती तो बिल्कुल सेहत पे, तालीम पे, एजुकेशन पे, अब आप देखें ना जीडीपी का एटलीस्ट 6% हमें लगाना होता है, तो नहीं है, हम 2 पॉइंट समथिंग लगा रहे हैं। हेल्थ और यही एजुकेशन का हाल है। जब हमें पता चलता है कि कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है। अब डॉक्टर चिल्ला रहे हैं कि 1 पेशेंट 1 बेड। हमने लाहौर जैसे इधर, अगर आपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सेहत पे, एनर्जी पे, साफ पानी के पीने पे, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट पे कुछ लगाया होता तो लोग आपके साथ खड़े। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर पनामा में कन्विक्शन हो जाती है काजी साहब? नहीं, मैं मेरे आखिरी आप जा रहे हैं ना, हम ये समझते हैं कि जो एक मैंडेट आप लेके आए थे, देखना इमरान खान साहब ने थोड़ा सा एक बड़े अच्छा किया करप्शन के लिए आए, लेकिन इनसे एक और भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो थे ये कहां तक ये कामयाब हुए। हम ये समझते हैं बदयांती हुई है, सबकी होनी चाहिए। नहीं, जो अच्छा मुझे बताइए, जब सबका कहते हैं जो इख्तिदार में है उनके ज्यादा फर्ज बनते जो इख्तिदार में है उन सब की होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, इस वक्त सब इख्तिदार में है सर जी। मौलाना फजलुर रहमान इख्तिदार से नहीं है। अच्छा मुझे बताएं काजी साहब, अगर कन्विक्शन हो जाती है तो क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? देखें, एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि कन्विक्शन अभी नहीं होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कन्विक्शन नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक प्रोसीड करेगी। जहां तक कन्विक्शन है उसके लिए क्रिमिनल ट्रायल में जितनी ये जीआईटी की जितनी इन्वेस्टिगेशन आई है, इसकी बेसिस पे वो इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करने के लिए और नैब को रेफरेंस भेजने के लिए भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट भेजेगी और वहां पर इनका शहादत होगी और ट्रायल होगा और ये अपनी सफाई में सारे गवाह एविडेंस चलाएगी। सजा के लिए जो है, इनकी सजा के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग और ये नाजायज असासा जात की, उसका क्रिमिनल ट्रायल होगा। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इसी वक्त यहीं पर सुप्रीम कोर्ट इनकी डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन का इशू, क्योंकि 5 में से 2 जज पहले ही कह चुके हैं और 3 जजेस ने अपनी फर्दर सेटिस्फेक्शन के लिए इस बेसिस पे कहा था कि मजीद शहादत ले ली जाए। अच्छा, ये लार्जर बेंच पे भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं, मेरा ख्याल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अभी इस मैटर के सिर्फ ये एक डिस्क्वालिफिकेशन एस्पेक्ट ही नहीं है, इसके 2 एस्पेक्ट्स और भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और जो है नाजायज असासे। तो लिहाजा ये दोनों को भी प्रोब कर दिया जाए, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला होगा। अच्छा। तो वो जो पहला जजेस का जो 2 का फैसला था वो फील्ड में नहीं है, क्योंकि वो फैसला डिसेंटिंग नोट था खाली। फाइनल फैसला वो था जो 5 जजेस ने दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि जीआईटी होगी, जो मेजॉरिटी ओपिनियन की वजह से सामने आया, उसे 5 के साइन है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और अब जब ये रेफरेंस वापस आएगा, जीआईटी की रिपोर्ट आएगी, अब उसी 5 बेंच के जजेस के पास आएगी, क्योंकि वो इंटरिम ऑर्डर, वो इसका फैसला करेंगे, वो इस पे डिसाइड करेंगे, प्रोसीड करेंगे। और 2 का तो व्यू क्लियर है, वो तो उनके नजदीक में तो जितनी एविडेंस पहले थी वही काफी थी। अब बाकी 3 में से जी, अब बाकी 3 में से एक भी जज मजीद उस राय का हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एविडेंस और आई है और इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो फिर काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज जो इस दफा आई है, पहले से ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है इस दफा, क्योंकि अब जो शहादत सामने आई है वो इस चीज की निस्बत भी आई है कि सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए, अपने ओहदे इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड में टेम्परिंग की गई है। तो जो टेम्परिंग की गई है, रिकॉर्ड जो जीआईटी के पास दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे था। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ये जीआईटी बनी थी, उसके सामने जो प्रोसीडिंग्स में जो रिकॉर्ड टेम्पर करके लाया गया वो एक क्रिमिनल ऑफेंस और बनता है। ठीक है, तो लिहाजा उससे सीरियस कन्विक्शन है बहुत। और ये यहां पर आके सुप्रीम कोर्ट में जब सामने आएगी तो ये भी बड़ा एक सीरियस ऑफेंस होगा कि सुप्रीम कोर्ट को आपने फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे, लिहाजा वो एक इन सबसे ज्यादा सीरियस ऑफेंस होगा और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनेगी और उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बेसिस पे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, और मेरे ख्याल अब गुंजाइश नहीं होगी उन तीनों जजेस, शायद ये 5 के 5 जजेस डिस्क्वालिफिकेशन पे एग्री करेंगे। एक लफ्ज ऐड कर दूं कि उस जजमेंट में एक जुमला लिखा हुआ है कि ये कोर्ट इसमें कोई एक मुनासिब फैसला सादर कर सकती है, तो वो करेंगे। अच्छा परवेज साले साहब, मुझे बताइए कि जिस तरह से ये सारी फैमिली खुद को पेश किया है जीआईटी के सामने, चाहे जो भी है दिल से किया हो या बादिल नाखास्ता किया हो, लेकिन पेश हो गए। तारीख पे कौन खुशी से जाता है? ठीक है जी, वो पेश हुए वज़ीर आज़म होते हुए,
कुछ नंबर्स भी देंगे, कुछ मार्क्स भी आप उनको देंगे, कुछ अच्छाई भी की होगी उन्होंने, हमने बुराइयां गिननी उनकी। क्या कोई और ऑप्शन? मैं यही कह रहा हूँ ना, देखें जी, वही ना, देखें ऐसे अभी ऐसे बेशुमार ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी क्या बात है जी, सारी फैमिली पेश हो गई, इतने मजलूम लोग हैं। ठीक है, ये तो मतलब, और मुझे लग ऐसे रहा है जो आपने बात इलेक्शन, ये तो बाद में प्रोग्राम कर रहे होंगे, वो वाली जो बात की ना आखिरी इन्होंने, हम सोच कुछ रहे हैं, वो इलेक्शन कैंपेन उनकी चल रही है। अच्छा काजी साहब और आप ना नेड़े नेड़े हैं दोनों। अच्छा, मैं इन्होंने मुझसे प्रोग्राम से पहले ऐसी बात की है। मैं फिर आता हूँ, मैं और बातों पे भी आता हूँ। देखें, ये मार्शल लॉ में मैं 2 दफा किले में गया हूँ, ठीक है, वहां मुझे पकड़ के लेके गए, कहते हैं जी आप बताएं कि आपको क्यों लाए। मैं कहा जी आप बताएं, मतलब ये जिस तरह अब बात कर रहे हैं ना, रिस्पोंडेंट प्रूफ करे, ये नहीं होता। जूरिस्प्रूडेंस जो है ना हमारा जो लॉ है, इट इज मतलब ब्रॉट फ्रॉम ब्रिटिश। लेकिन सर फिर तुसी अल्हम्दुलिल्लाह कह के मान लिया ना कि साडा है, तो फिर दसो ना, गल सुनो ना, उसमें एक सेइंग है कि इट इज बेटर टू एक्विट 9 criminals देन कन्विक्ट 1 innocent man। मतलब बात सुने, ये क्रिमिनल केस है कि नहीं, पहले ये बताएं मुझे, ये क्रिमिनल केस है कि नहीं? ये क्रिमिनल केस है और इलेक्शन लॉ मैटर में बर्डन दूसरे के ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन पे नहीं होता। देखें मेरी बात सुने, चले, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इट्स अ क्रिमिनल केस, इट्स एक क्रिमिनल केस बनाया हुआ है, इसमें इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिलेगा। लॉजिक बिल्कुल नोट पे खत्म करते हैं। नंबर 2, एक और मैं बात बताऊं, जल्दी जरा कर लेंगे, मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि अब देखें जी दूसरी तरफ से क्या, अगर डाउट होगा तो बात सुने ना, दूसरी तरफ एक और बात बियॉन्ड डाउट, इमरान कह दो ना, अपने डाउट है हर चीज, डाउट को खत्म करने के लिए उन्होंने दूसरी तरफ, उन्होंने दूसरी तरफ साहब एक बात जरूर है कि जी पॉइंट ऑफ व्यू आया सबका, अदालतों का फैसलों का सर बुलंद होना चाहिए, लोग अदालतों का कहते हैं, मैं समझता हूं फैसलों का सर बुलंद, अच्छे फैसले आने चाहिए, कानून और अदलिया जो है, हाँ सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का आने वाला वक्त अच्छा होगा, फैसला जो भी आए यकीनन कानून के मुताबिक होगा। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।